प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में मैं रविंद्र वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संदेश लेखन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। संदेश लेखन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं में 5 अंक का यह विषय शामिल किया गया है, जिसमें आप यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो 5 में से 5 अंक आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संदेश लेखन के बारे में। संस्कृत में संदेश शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, दिश धातु और घन प्रत्यय को जोड़कर बनती है, यानी समान रूप से सही दिशा में संप्रेषित होने वाला जो संदेश है, जो विचार है, वो संदेश कहलाता है। संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश। संदेश हम किसी दूसरे स्थान पर भेजते हैं किसी व्यक्ति के लिए, वो संदेश होता है। संदेश व्यक्तिगत होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, जानकार को या किसी संबंधी को हम संदेश भेजते हैं, वो एक तरह के संदेश होते हैं जो व्यक्तिगत संदेश होते हैं, जो अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। और जो औपचारिक संदेश होते हैं वो एक सूचना के रूप में होते हैं, जिसमें किसी घटना या किसी आयोजन से संबंधित सूचना दी जाती है कि वो आयोजन कहाँ होगा, किस दिन होगा, उसका समय क्या होगा। तो इस प्रकार के जो संदेश हैं वो औपचारिक यानी ऑफिशियल मैसेज होते हैं। आपने पत्र में किया होगा, पत्र भी औपचारिक अनौपचारिक होते हैं। इसी प्रकार जो संदेश लेखन है वो भी अनौपचारिक व औपचारिक दोनों रूप में होते हैं। संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से आपने देखा होगा, राजा महाराजा जो है कबूतरों की सहायता से संदेश भेजते थे। राजा चौराहे पर नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। और गांव में तो ये प्रथा आज भी है। गांव में गांव का चौकीदार ढोल के द्वारा या किसी दूसरे वाद्य यंत्र के द्वारा गांव में मुनादी करता है और संदेश पूरे गांव में अलग अलग चौक पर जाकर जोर जोर से बोलकर गांव वालों को संदेश देता है। तो ये अलग अलग माध्यम है संदेश संप्रेषित करने के। संदेश वाहक अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर, जैसा कि आपको बताया, गांव-गांव में संदेश पहुंचाते हैं। बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा, कबूतरों के बाद, पक्षियों के बाद। और डाकिये के संदेश भिजवाने के बाद एक नया जो बदलाव आया वो आया टेलीफोन का। टेलीफोन के द्वारा लोग सीधे अपने संदेश अपने परिचितों या अपने मित्रों संबंधियों तक पहुंचाने लगे। टेलीफोन के बाद आज हम देख रहे हैं कि ईमेल के द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रारूप में संदेश भेजने का जो रूप है वो आज प्रचलित है। आज मुख्य रूप से व्हाट्सएप के द्वारा हम संदेश कुछ ही क्षणों में कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में संप्रेषित कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय क्या है? यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं में संदेश लेखन का जो विषय है वो क्यों शामिल किया गया है? वो इसलिए किया गया है ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न पर्वों, त्योहारों, उत्सवों पर जो बधाई संदेश दिए जाते हैं या जो व्यक्तिगत संदेश दिए जाते हैं वो लिखने आए, उनकी लेखन कला जो है उसमें सुधार हो। क्योंकि यदि विद्यार्थी लिखेंगे तो उनका लेख भी अच्छा होगा और उनका जो वाचन है, वाचन कौशल भी उनका अच्छा होगा, जो भाषा का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। महिला दिवस पर, मातृ पितृ दिवस पर, योग दिवस पर, अलग अलग अवसरों पर
और दिवसों पर बहुत से शुभकामना संदेश भी भेजे जाते हैं, तो वो अपनी तरह के एक संदेश होते हैं। सामाजिक संदेश यानी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे संदेश भेजे जाते हैं। कई तरह के संदेश जो है रोड के साइड पर बड़े बड़े जो बोर्ड लगाकर संदेश दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, या समाज की जो कुरीतियां हैं उन्हें रोकने के लिए, धूम्रपान को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा संदेश संप्रेषित किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। खोया पाया संदेश, आपने देखा होगा किसी के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो जाते हैं तो बस के अंदर या रेलवे स्टेशन पर कुछ इश्तिहार चस्पा दिए जाते हैं, ठीक है। उन पर खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड से संबंधित जो संदेश हैं वो होते हैं। अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत संदेश भी इस संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। देशभक्ति, युद्ध के अवसर पर, कोरोना जैसी महामारी के समय अब आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा समय समय पर संदेश दिए जा रहे हैं। भूकंप, तूफान और अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, इन्हें हम मिश्रित संदेश कह सकते हैं। ये अलग अलग विषयों को लेकर संदेश संप्रेषित किए जाते हैं। वो समाचार पत्र के माध्यम से हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप में हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि संदेश लिखे कैसे जाते हैं। संदेश का प्रारूप देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि संदेश जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए। 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखा होना चाहिए। यदि आपने संदेश को बहुत अधिक विस्तार दे दिया तो वो निबंध बन जाएगा। तो संदेश क्या होता है? कम से कम शब्दों में, सरल से सरल भाषा में अधिक से अधिक बात दूसरे तक पहुंचाना, ये संदेश का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। दूसरा, संदेश जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखेंगे तो उसे एक बॉक्स में यानी चारों ओर हम आरेख खींचेंगे और उस आरेख के बीच में जैसे विज्ञापन आप बनाते हैं उसमें हम संदेश लिखेंगे। अब जो औपचारिक संदेश होते हैं उसमें तिथि और समय का उल्लेख करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अनौपचारिक संदेश में आप तिथि या समय लिखें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आप कार्यालय संबंधी संदेश लिखते हैं, आप औपचारिक संदेश लिखते हैं तो वहाँ पर तिथि और समय लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आता है संबोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बड़ों के लिए, अपने से छोटों के लिए। जैसे आपको पत्र में संबोधन के बारे में बताया गया है, बड़े हैं तो आदरणीय, छोटे हैं तो प्रिय, और यदि समान आयु के हैं, मित्र हैं, तो भी हम प्रिय या उस अपने मित्र का नाम लेकर उसे संबोधित कर सकते हैं। फिर बात आती है कि पत्र लिखने वाले के नाम के स्थान पर यदि हम क ख ग लिख देते हैं, जैसे परीक्षा भवन क ख ग पत्र में लिखते हैं, ऐसे ही जब संदेश पूरा हो जाता है तो नीचे जो संदेश लिखने वाला होता है बाईं तरफ नीचे हम क ख ग उसमें लिख देंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। और जब हम संदेश लिखेंगे तो उसे एक ही अनुच्छेद में लिखें, एक ही पैराग्राफ में लिखें, उसे 2 पैराग्राफ में न बांटें। फिर 7वां जो पॉइंट आता है संदेश लेखन में कि संदेश लेखन जो है वो सटीक होना चाहिए। उसमें व्यर्थ की बातें, अनर्गल बातें और अति विस्तार, बहुत अधिक विस्तार से बातें नहीं लिखनी चाहिए। अब अनौपचारिक व औपचारिक विषयों जो होते हैं वो अलग होते हैं। जो औपचारिक विषय होते हैं उसमें भाषा सरल होती है, उसमें भाव होते हैं, लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, उसमें सूचनाएं होती हैं। इसलिए जो औपचारिक पत्र होते हैं, संदेश लेखन होता है, उसमें भाव नहीं होते। शब्दावली सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर दें कि संदेश पढ़ने वाले को उनका अर्थ ही ना पता हो, तो उससे संदेश का जो अर्थ है
वो स्पष्ट नहीं हो पाता। संदेश सरल होने चाहिए और पढ़ने में आसान होने चाहिए। सृजनात्मकता का भी अपना महत्व होता है। क्रिएटिविटी भी आप पत्र में दिखा सकते हैं, वो विषय पर निर्भर करेगा। यदि आप तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें आपको क्रिएटिविटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप विज्ञापन में दिखाते हैं। और जो संदेश होते हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्तता भी संदेश लेखन का एक गुण है। इधर उधर की बातें, मुहावरों का, सूक्तियों का, उक्तियों का प्रयोग जो है वो संदेश लेखन में नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स कहने का अर्थ है कि टू द पॉइंट आपको बात कहनी है, कम से कम शब्दों में, सीधे सीधे सरल भाषा में आपको अपनी बात कहनी है। फिर बात आती है कि आउटलाइन, रेखा चित्र, बॉर्डर क्या बनाया जा सकता है संदेश लेखन में? इसका उत्तर होगा हाँ, लेकिन हम अपना पूरा जो समय है वो केवल आउटलाइन और रेखा चित्र बनाने में, बॉर्डर बनाने में यदि लगा देंगे तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता अनुसार कम से कम आपको आकृति, रेखा चित्र बनाने हैं और उसको संदेश लेखन को प्रभावशाली बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समय आप ड्राइंग में ही लगा दें। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती। संदेश कौन सा? जब हम अपने किसी संबंधी को, अपने मित्र को, अपने माता पिता को संदेश जो भेज रहे हैं, उसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वो संदेश कहाँ लिखा गया, उसका समय क्या था और उसका विषय क्या था। विषय जो है वो अलग से पॉइंट उसमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा केवल हम औपचारिक संदेश लेखन में करते हैं, जो कार्यालयी जो संदेश होते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। आपके सामने देखिए एक संदेश है, बाईं तरफ दिनांक लिखा गया है और दाईं तरफ समय लिखा गया है। प्रिय भारतवासियों, महामारी के संकट काल में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, केवल ज़रूरत के समय में ही घरों से बाहर निकलें। आशा है इस मुश्किल समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नरेंद्र मोदी। अब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह के संदेश आप देख रहे होंगे। तो आप इसमें देखिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही गई है और संदेश किसने दिया, नीचे नाम दिया गया है। इसकी जगह आप क ख ग लिख सकते हो। ऊपर दिनांक दी गई है क्योंकि ये एक भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश है, इसलिए यहाँ पर दिनांक और समय लिखना अनिवार्य है। एक और उदाहरण देखिए, ऊपर दिनांक दी गई है, बाईं तरफ, दाईं तरफ समय दिया गया है, संबोधन किया गया है प्रिय मित्रों। अब इसमें प्रिय भारतवासियों, ये संबोधन जो है इस पंक्ति में ही आ गया है, तो ये अलग से भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। चूंकि पूरे भारतवासियों के लिए संबोधन था तो इसमें संबोधन इसी में आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है, यानी दीपावली के अवसर पर ये संदेश आपके सामने है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग परिवार। अब ये व्हाट्सएप के रूप में इस तरह के जो संदेश हैं वो स्लाइड के रूप में हमारे पास आते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही गई है। अधिक से अधिक आप 5 या 6 लाइनों में, 5 या 6 पंक्तियों में अपना संदेश लिख सकते हैं। तो संदेश लेखन के विषय में आपने पढ़ा, उसका प्रारूप देखा, कैसे लिखना है, क्या क्या हमें उसमें ध्यान देना है। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि संदेश लेखन करेंगे तो निश्चय ही आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। यदि आपने अशुद्ध शब्द लिख दिए तो आपके अंक कट जाएंगे। ठीक है, भाषा की शुद्धता बहुत ही अनिवार्य है। आशा करता हूँ संदेश लेखन का यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। अगले विषय के साथ
फिर आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें।